तो नमस्कार दोस्तों, जैविक सॉल्यूशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। क्या है वैदिक सभ्यता, किस प्रकार से वैदिक सभ्यता में लोग रहते थे उस टाइम पर, तो और कब से शुरुआत हुई, कब अंत हुआ, इतिहास कहाँ से मिलता है, जितने भी जिस प्रकार से क्वेश्चन मिलते सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का मतलब क्या है, वैदिक वर्ड नाम क्यों रखा गया? तो नामकरण इसलिए हुआ क्योंकि ये वेदों से, इसका जो वर्णन है वेदों में मिलता है। तो प्रमुख वेद कौन सा है दोस्तों? तो वो है ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल से यह सभ्यता, वैदिक सभ्यता आरंभ हुई है। और वैदिक सभ्यता का काल क्या है दोस्तों? तो ईसा से 15 से, जो ऋग्वैदिक काल है उसका है ईसा से 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल है इसका है ईसा से 1000 से 600 वर्ष पूर्व। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, और ये याद रखना दोस्तों, समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है। अब चलते हैं उनके रहन सहन के बारे में। एक फेमस राइटर है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने इनका जो आर्यों का स्थान बताया है वो बताया है मध्य एशिया, कि मध्य एशिया में आकर आर्य बसे, और उनकी और आर्यों द्वारा निर्मित ही जो सभ्यता है वो है वैदिक सभ्यता। ये भी किसने कहा है दोस्तों? मैक्स मुलर ने कहा है। तो दोस्तों कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र क्या है, इसके बारे में तो दोस्तों आर्यों ने रहने के लिए एक परिवेश का निर्माण किया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उसको 5 भागों में उन्होंने वर्गीकृत किया: ग्राम, कुल, विश्व, जन और राष्ट्र। तो उन्होंने क्या किया कि एक गांव बनाया, तो वहां पर जो सभ्यता है या फिर एक राज्य को कैसे संभाला जाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक गांव का एक प्रमुख बना दिया। अब कई गांव मिलकर एक, जैसे घर रहता है, घर में क्या होता है, कुल रहता है, तो उन्होंने सबसे पहले कुल का प्रमुख बना दिया। ठीक है, कुल के बाद क्या किया, एक गांव, क्योंकि बहुत सारे घर मिलेंगे, बहुत सारे कुल मिलेंगे तो एक गांव बनेगा, तो गांव बना दिया। तो ग्रामीण का प्रमुख कौन? तो ये बना दिया कुल का, तो कुलपति बना दिया। और तो गांव का जो प्रमुख था वो ग्रामीण थे। ठीक है, अब यहाँ पर आता है विश्व। तो बहुत सारे जब गांव मिल जाते हैं ना, एक अभी बोलते हैं ना अपन, एक तहसील, उस टाइप का जो रहा होगा, तो उन्होंने क्या किया कि उसको क्या बना दिया, विस्पति। उसका प्रमुख था विस्पति। जैसे अभी अपन बोलते हैं तहसील, तो एक तहसील में बहुत सारे गांव आते हैं और तहसील का प्रमुख होता है तहसीलदार। वैसे ही एक विश्व में बहुत सारे गांव आते होंगे, आते थे, और उसको प्रमुख किसको बनाया? तो दोस्तों विस्पति को उसका प्रमुख बना दिया। अब आता है दोस्तों जन का मुखिया कौन रहता है? तो राजन रहते थे। जन का मुखिया रहता था राजा। अब ये जो जैसे राजा है, तो राजा को न्याय करना है या फिर कोई भी काम करना है, तो उन तक पूरी सूचना कैसे पहुंचेगी और किस प्रकार से वो जानेंगे कि हम, मुझे कहाँ क्या करना है, किससे क्या कर लेना है, या फिर सब कुछ। तो ये है सब, यही सब बात यानी देखने के लिए, जिस प्रकार से अभी निचले स्तर से ऊपर बढ़ते जाते हैं और वहां पर उच्च अधिकारी और अधिकारी और प्रशासनकर्ता और नेता सब विराजमान है अपनी अपनी पदवी पर। इसी प्रकार से वैदिक काल में भी यही प्रक्रिया थी, बस थोड़ा सा अलग था कि वहां पर राजा का राज रहता था और यहाँ पर जनता का सीधा राज शासन है। तो दोस्तों जन के शासक कहलाते थे राजन। अब दोस्तों हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया कि किस प्रकार से उनकी व्यवस्थाएं थी। अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो एक राजा था वो अपने पशुपालन करते थे, वो क्या क्या व्यवसाय करते थे और किस प्रकार से उनका करने का तरीका था। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पॉइंट है कि यहाँ पर वैदिक काल में समाज को 4 वर्गों में विभक्त किया गया था। अब आपको ये किसी जाति, लिंग या उसके आधार पर नहीं किया, धर्म के आधार पर नहीं किया गया था। ये वर्गीकरण किया गया था काम के आधार पर, कौन क्या काम करता है उसको इसमें वर्गीकृत किया गया था। तो कौन कौन से वो नाम है? तो वो है दोस्तों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था पूरे समाज को वैदिक सभ्यता में। तो अब किसका क्या कार्य था? तो दोस्तों जैसे ब्राह्मण है तो हम सभी जानते हैं पूजा पाठ करना, और
पढ़ाना या फिर शिक्षक जो गुरु रहते थे या ऋषि मुनि रहते थे, इन सभी को जो ऋषि मुनि रहते, तपस्वी रहते थे उस समय पे, और जो शिक्षा प्राप्त करते थे गुरुकुल के जो ऋषि थे, उन सभी को ब्राह्मण की श्रेणी में रखा गया था। और जो राजा राज करते थे, जो सैनिक रहते थे, सुरक्षा प्रदान करते थे, इनको रखा गया था क्षत्रिय की श्रेणी में। और एक और था व्यवसाय, यानी वैश्य को रखा गया था। व्यवसाय यानी किसान हो गया उसमें। और जो आभूषण वगैरह बनाते थे या फिर सोना चांदी के आभूषण बनाते थे या फिर कोई व्यवसाय करते थे, कपड़ा बनाना, मोचे और जूते और जो कुछ भी व्यवसाय करते थे, उनको रखा गया था वैश्य की सूची में। अब आता है दोस्तों चौथा पॉइंट, जो कि शूद्र। तो दोस्तों जो मांस वगैरह का वर्क करते थे और ऐसे कुछ वर्क करते थे, उनको रखा गया था शूद्र की श्रेणी में। तो दोस्तों इसमें कोई भेदभाव की बात नहीं थी, बट जिसका जो वर्ग था उसके हिसाब से ये वर्ण रखे गए थे। तो आज के समय में जो चलता है वो गलत है, बट पहले वर्ग के हिसाब से लोगों को पहचाना जाता था, आज जाति के हिसाब से लोगों को पहचाना जाता है, जो कि गलत होता है। तो दोस्तों अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से व्यवसाय करते थे और क्या क्या व्यवसाय करते थे, क्या क्या खान पियन था इनका, और किस प्रकार से अपनी जो सभ्यता चलती थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि इसमें से काफी पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बन जाता है फैक्ट। तो दोस्तों आर्यों का समाज पितृ प्रधान था और आर्यों में सबसे छोटी इकाई परिवार हुआ करती थी। और परिवार का जो प्रमुख था, मुखिया होता था, वो पिता था, जिसे कुलप कहा जाता था। याद रखना दोस्तों, कुलप कहा जाता था। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वैदिक काल में प्रमुख यानी परिवार का प्रमुख पिता होता था, जिसे क्या कहा जाता था। तो याद रखना दोस्तों, कुलप कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, ये जो क्वेश्चन है वो किसी भी एग्जाम में बन सकते हैं। जो वैदिक काल में व्यापार का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन और कृषि था। अच्छा, ये इनको क्या लोहा, तो दोस्तों इन्होंने दो खोजें की थी, लोहे और तांबे की। तो लोहे को क्या कहा जाता था, क्या कहते थे दोस्तों, तो ये लोहे को कहते थे श्याम अयस्क और तांबे को कहते थे लोहित अयस्क। तो याद रखना दोस्तों, जो इन्होंने खोज की थी उन्होंने नामकरण। अब पढ़ते हैं हम आगे कि ये व्यापार करते थे। अब जो व्यापार करने बाहर जाते थे, क्योंकि हम भी आज व्यापार करते हैं, तो जो व्यक्ति व्यापार करते हैं तो उनको लेन देन के लिए कभी बाहर जाना पड़ता है और बाहर से आना पड़ता है। उनको एक नाम दिया गया था जो बहुत काफी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों व्यापार करने वाले व्यक्ति को पणिक कहा जाता था। क्या दोस्तों, व्यापार करने वाले व्यक्ति को पणिक कहा जाता था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पर अब प्रिय की बात कर लेते। तो इनका प्रिय जो पशु था वो था घोड़ा। घोड़ा इनका बहुत प्रिय था। और सब सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे, तो वो थे दोस्तों इंद्र। और एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि वैदिक सभ्यता में यदि आपके गौ हत्या का दोष लगा है तो आपके लिए मृत्युदंड या फिर बाहर निकासी, ये प्रावधान थे। तो याद रखना दोस्तों, देने वाले व्यक्ति को बेकनाट यानी सूदखोर कहा जाता था। जो ब्याज लेन देन ऋण देता था व्यक्ति, तो उसे क्या कहा जाता था, सूदखोर या फिर बेकनाट कहा जाता था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इस काल में बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी जो कुरीतियां हैं वो इस समाज में नहीं थी। और एक विधवा होती थी वो कि जो कि अपने पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। ये भी यहाँ पर प्रचलन था। तो और दोस्तों आ जाता है कि जो स्त्रियां होती थी वो अपने पति के साथ यज्ञ और अन्य पूजा में साथ में बैठ सकती थी। ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों याद रखना, तो आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था वो था सोमरस, जो कि वनस्पति से बनाया जाता था। और दोस्तों आर्यों में जो अविवाहित रहती थी स्त्रियां, उन्हें अम्माजू कहा जाता था। याद रखना दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर वैदिक काल में पढ़ाऊंगा दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। और इस उत्तर वैदिक काल में क्या ऐसी क्रूतियां हुई या फिर क्या परिवर्तन आया
वैदिक काल में, जो कि उत्तर वैदिक काल में कृतियां के रूप में साबित हुआ, या फिर हम एक और वीडियो बनाऊंगा दोस्तों जिसमें आपको वैदिक काल से संबंधित सारे प्रश्न, सारे इंपोर्टेंट प्रश्न उस वीडियो में इंक्लूड रहेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, उसमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों उसे देखना मत भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉच। और दोस्तों एक बात और, आप फेसबुक पेज पर यदि वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज लाइक जरूर करना पेज को, और यदि यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉच।